Am I audible to everyone? ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे? Yes, ma'am, you are completely audible, ma'am. Ma'am, please mute all the students. All of them are mute, ma'am. Okay, thank you. So, students, today is our sixth lecture, isn't it? And the topic is organization and staffing. So, in today's class, we will complete organization. And in the next class, we will focus on the staffing. Okay? Organization. An organization is a group of people who work together in a structured way to achieve specific goals. It is a system of coordinated activities where individuals, guided by common purpose, share resources and responsibility to achieve collective objectives. Organizations can be formal, business corporations, non-profit, government agencies, or informal social groups and or clubs. So, organization का क्या मतलब है? Yes, it's unit 4. Unit 3 are already covered. We have already covered our 3 units. Fine. तो जिन्होंने क्लास ऑलरेडी लाइव अटेंड नहीं की है, आई होप यू ऑल हैव सीन द रिकॉर्डिंग्स. अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी हैं तो प्लीज गो एंड वॉच आफ्टर दिस क्लास. सो हम प्लानिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वी ऑलरेडी स्टडीड द टॉपिक प्लानिंग. प्लानिंग में क्या होता था, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल को सेट करते हैं, राइट? इन और फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब आप चीजों को, अपने वर्क को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को और रॉ मटेरियल्स, एवरीथिंग, एवरी रिसोर्सेज. व्हेन यू ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज in a structured way, in a proper way to achieve your goals. आपने अपना गोल बना लिया कि आपको आईएएस का एग्जाम देना है. अब आपको क्या करना है? What next you have to do? You have to collect all the study material. You should have a syllabus, right? वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का जो आपने गोल अचीव सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए अब आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है, उसको कोलैबोरेट करना है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज में एक स्मूथली फंक्शंस रन करने हैं, सो दैट आप जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, यू कैन अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Organization meaning is clear to everyone. Ma'am, can you please repeat this? Actually, I missed अभी भी this. मुझे कुछ क्योस आ रहा है. किसी का अनम्यूट है कोई क्या? If someone is unmute from students? Naman Goyal, Sudhir Yadav, please mute yourself. And I request host, please mute all the students. मैं क्लास में अगर ये सब करूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी कब? यस, मैं बार बार और सबको ही म्यूट कर रही हूँ. आप लोग प्लीज अपने अपने माइक्स को ऑफ रखें. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दैट यू हैव टू एलोकेट ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज
and put in a use in such a structured and a proper way that you are able to achieve your goals. अब रिसोर्सेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रिसोर्सेस का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपका मोटिवेशन लेवल भी एक तरीके का रिसोर्स है, आपका एक इंसेंटिव भी एक तरीके का रिसोर्स है, बोनस भी रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके लिए आपकी हर एक रिक्वायरमेंट आपका रिसोर्स है। किस तरीके से आपको वर्क असाइन हो रहा है, आपको कौन सा टास्क दिया जा रहा है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी मिल रही है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि वो ऑर्गेनाइज करे, वो हर एक डिपार्टमेंट में डिवाइड करे वर्क, सबको टारगेट सेट करे ताकि हर एक डिपार्टमेंट आपस में लिंक्ड होके वर्क कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, established to achieve specific goals with defined structures and role. Example, corporations, government. एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल का मतलब ही होता है जहां पे ज्यादा रूल्स, रेगुलेशंस स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं, हायरार्की फॉलो होती है, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एक स्ट्रक्चर वे में एक प्रोसेस एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बनते हैं। ठीक है, उनका जो एम है उस गोल को अचीव करने का, उसकी सारे स्ट्रक्चर्स हायरार्की को यू हैव टू फॉलो, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट का कोई भी काम करना है, एग्जाम फॉर्म फिल करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। यू कांट स्किप anything. Is it clear to everyone? Next is informal organization. Arise from personal relationship and social interaction, focusing more on social needs than formal objectives. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में you all are working somewhere, right? अब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर आपको सीईओ से मिलना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज फॉर्मल पार्ट। वहीं पे जब आप अपने साथ वाले अपने टीममेट से बात कर रहे हो, वो आपका गुड फ्रेंड बन चुका है या बन चुकी है, आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी जो पर्सनल बॉन्डिंग हो रही है आफ्टर द ऑफिस, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस ज्यादा करते हैं, सोशल नीड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू फॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, फ्रेंड्स बनाना, एक अच्छे कलीग्स बनाना, दिस इज व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, जब आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। आप जब बात करते हो, थोड़ा सा चिल आउट करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो जाती है। अगर वही रिजिड रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक चीज स्टैटिक रहेगी, और तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, यू फील डिमोटिवेटेड, स्ट्रेस और लेजी। बट इनफॉर्मल पार्ट जब ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड हो जाता है एक लेवल तक, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहांस करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे रिपीट क्यों करना पड़ता है? अपने आप भी बता सकते हो, अच्छे बच्चे हो तुम लोग तो। Next, line organization. Have a direct chain of command where each position is directly accountable to the one above it. लाइन कमांड का मतलब है कि आपको एक लाइन फॉलो करनी है। ठीक है, ये एक लाइन है, यू हैव टू फॉलो दिस। एक ये है, ये इनसे बड़ा है, ये इनसे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे सीनियर है, इससे सीनियर है। अब आपको अपने ऊपर वाले में को रिपोर्ट करना है, वो अपने ऊपर वाले को करेगा, वो अपने ऊपर वाले को करेगा, वो अपने ऊपर वाले को करेगा। मतलब हर एक पर्सन, हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का अपने से ऊपर वाले को अकाउंटेबल है, तो एक लाइन बन जाएगी, एक राइट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक चेन ऑफ कमांड बनती चली जाएगी।
कि ए बी से बोलेगा क्यों बी उससे सीनियर है, बी सी को बोलेगा सी उसका सीनियर है, सी डी को बोलेगा डी उसका सीनियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लाइक एचआर हायरार्की मतलब होता है कि मतलब इसके बाद ये इसके बाद ये, एक जो रूल सेट होता है उसको हायरार्की बोलते हैं, स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, combines line organization with specialized staff roles to support decision making। देखो, लाइन एंड स्टाफ अभी हम आगे इसी क्लास में फर्दर पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा। लाइन एंड स्टाफ का मतलब है कि लाइन का मतलब समझ में आ गया। अब जो इनका स्टाफ मेंबर है, मान लो इनकी जो टीम है, ठीक है, अब उसकी टीम को जब आप वो स्पेशलाइज्ड है, आपने अपनी टीम में अपने अंडर ए बी, बी सीनियर है ए जूनियर है, ठीक है, मतलब ये से ऊपर है इसलिए वो जूनियर हो गया बी का। अब इसके साथ जो इसकी सपोर्टिंग टीम बैठी है, जो स्पेशलाइज्ड स्टाफ रोल प्ले कर रही है, वो उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। Matrix employ report to more than one supervisor, creating a grid of authority and responsibility, often used for project-based work। जब आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट असाइन होता है, यू आर वर्किंग ऑन सम स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट, उस केस में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेनिफिट होता है। और उस केस में क्या होता है, एक एम्प्लॉय मोर देन वन सुपरवाइजर, एक से ज्यादा सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है। और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सेप्शन है किसका? एनीवन कैन टेल मी? इट इज अ एक्सेप्शन ऑफ, any one of you can tell me matrix organization is an exception of, यहां पे क्लाइंट दिए, हिंट दे रही हूं, मोर देन वन सुपरवाइजर। आपने कुछ पढ़ा हुआ इससे रिलेटेड पहले मेरी क्लास में? कैन एनीबॉडी टेल मी? अगर नहीं आता है तो नो लिख दो, सो दैट आई कांट वेस्ट माय टाइम। वन सुपरवाइजर, ये किस चीज का एक्सेप्शन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस अटेंड की थी आप लोगों ने? हिंट दूं? हिंट दूं? हिंट, हमने पढ़ा था हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में, जहां पे डिवीजन ऑफ वर्क और भी चीजें थी। उसमें से एक पॉइंट है, कैन एनीबॉडी टेल मी? रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग बिल्कुल भी? क्या फायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का जो पिछला सब भूलते जा रहे हो? लीडरशिप कहां से आ गई यहाँ पे? व्हाट इज एचओडी? बिल्कुल नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड, that one employee is answerable to only one superior। अगर आपको एक सब्जेक्ट का काम करके 10 टीचर से चेक कराना पड़ेगा तो वो क्योस क्रिएट करेगा। और वहीं आप मेरे सब्जेक्ट का सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे तो कोई क्योस है इसमें? तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कहा जाता है, हेनरी फोर्ड ने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि यू आर एलिजिबल टू आंसर ओनली वन अथॉरिटी। एक सीनियर पर एक ही जूनियर होगा। इज इट क्लियर राइट नाउ? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द एक्सेप्शन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट विल यू गोइंग टू गिव द आंसर? आंसर क्या दोगे?
Students, please respond. If in exam examiner asks you a question, what unity of command and what is unity of direction? What do you mean by unity of direction? एक वर्ड पढ़ा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, गूगल करने की जरूरत नहीं है किसी को, आता है तो यस, नहीं आता है तो नो. इंस्ट्रक्शन पॉलिसी गाइडलाइंस. वेरी गुड, ऑल हैव टू गो इन सेम डायरेक्शन. सबसे पहले आंसर किसने दिया मुझे? सॉरी मैं नेम नहीं पढ़ पाई, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, पर जिसने भी दिया उसके लिए ताली बजा लो, यहाँ तुम खुद ही बजा लो अपने लिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वेरी गुड गुंजन, गुड गुंजन. लड़कियां ही पढ़ती है मुझे तो लगता है. सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेप्शन क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट ओनली वन सुपीरियर. ठीक है, बट इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज रिपोर्ट मोर देन वन सुपरवाइजर, क्रिएटिंग अ ग्रिड ऑफ अथॉरिटी. एक ग्रिड बन जाता है, कोई किसी को दे रहा है वो इसको दे रहा है, मैट्रिक्स टाइप की बन जाती है. ठीक, तो ये ऑफनली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कब ज्यादा फ्रूटफुल होती है? जब आप किसी प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हो. वन बॉस. गूगल किया है. नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन. Decentralized and often virtual. These organizations rely on collaboration across network of individuals or companies, each with unique expertise. नेटवर्क का मतलब है कि जब आप कोलैबोरेशन कर लेते हो दो तीन कंपनीज के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, कंपनीज के साथ, तो आप एक नेटवर्क चेन बन जाता है क्योंकि आप सबकी यूनिक एक्सपर्टीज है उसमें. इज इट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपका कि आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और एक क्लास के 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई. जो सेक्शन से अलॉट हुए हैं वो कोई किसी के परसेंटाइज बेसिस पे नहीं हुए, बस जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 100 सीट्स फुल हो गई तो हमने सेक्शन बी में डाल दिया, सेक्शन बी की 100 सीट्स फुल हो गई, हमने सी, फिर डी और ई, ऐसे 500 स्टूडेंट्स का हमने एडमिशन ले लिया. अब आपको नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझ आएगा? जो क्लास ए का टॉपर है, क्लास बी का टॉपर है, क्लास सी का टॉपर है, क्लास डी का टॉपर है, क्लास ई का टॉपर, ये अपना एक फ्रेंड सर्कल, एक नेटवर्क बनाया हुआ है इन्होंने. दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपर्टाइज है. ठीक है, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Should I explain in English also? If you need, please text me here. Fine. Let's move to the next topic. Organizational structure. An organizational structure defines how activities such as task allocation, coordination, and supervisions are directed towards achieving organizational goals. Structure determines authority, roles, and responsibilities, shaping the hierarchy within the organization. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अब आपको ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्लियर था, जहां पे अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करने हैं, यूज करके कोऑर्डिनेटेड वे में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा, यानी कि एक जो हायरार्की बनानी है वो बताई जाएगी कि किसको कौन सा टास्क एलोकेट किया गया है, किसको कौन किसके के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन सुपरविजन में रहेगा. ठीक है, ताकि हम सब एक डायरेक्शन में अपने गोल को अचीव कर सके. किसके पास अथॉरिटी कौन सी है, किसका कौन सा रोल है, किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन कौन सा वर्क करेगा. राइट, दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Once explain in English, please. Which topic should I explain, Mr. Rakesh Kumar?
Whenever you mention explain in English, please mention the topic right now or the previous one, the current one or previous one. Network organization. Okay. Network organization means, for example, there are 5 sections in a school, A, B, C, D, E. Fine. And every section has a topper students. For example, X from A section, Y from B section, Z from C section, T from D section, and E from F section, F from E section. These are 5 toppers and they are linked together. They are good friends. So they are making a network of toppers in a school, right? This is what a link network is. When more than 2 or 3 companies are linked together to share their unique expertise, that is called network structure. Now this is clear. अब मैं सब ऑलरेडी एक्सप्लेन नहीं कर सकती मिस शाशी, प्लीज वेट, जब क्लास एंड होने वाली होगी प्लीज आप तब मुझे याद करा देना, मैं लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन. वैसे ये टॉपिक अभी आपका आगे आने वाला है, ठीक है, तो वहां पे आपको मोर क्लैरिटी मिल जाएगी. फिलहाल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्लियर है, मुझे ये बताओ. फर्स्ट टेल मी दैट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. Organizational structure means that in this everyone how the activities are going to take place is described. कि the who is going to do what task, कौन सा task करेगा, कौन coordination किस तरीके से बनेगा, कौन supervise करेगा, कौन किसकी क्या responsibility है, authority है, role है, कौन किसके अंडर में आता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. each and everything is clear. Is it clear? सबसे पहले होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती है बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने फंक्शंस होते हैं, हर एक फंक्शन का अपना स्ट्रक्चर होता है और उसके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं. फॉर एग्जांपल एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सेल्स एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Next is divisional structure. जब आप create semi-autonomous units or divisions, each responsible for specific product, service or market. अब आपने एक marketing department, finance department, HR department बना दिया. अब इस department के अंदर भी आपने divisions बना दिए different. आपने for example marketing के अंदर एक part बना दिया जो consumer buying behavior को notice करेगा. एक पार्ट बना दिया जो डिस्काउंट्स पे काम करेगा, एक बना दिया जो कंटेंट क्रिएट करेगा मार्केटिंग के लिए. तो दिस इज हाउ यू डिवाइड द वर्क. डिवीजन कर दिया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल आप डव कंपनी में काम करते हो, तो डव सोप भी बनाता है, शैम्पू भी देता है, ठीक है, और फेस वॉश भी फॉर एग्जांपल देता है. एग्जांपल, ठीक. तो अब आपको टारगेट दे दिया गया कि आप सिर्फ सोप की मार्केटिंग पे फोकस करोगे. किसी को दे दिया आप सिर्फ शैम्पू की मार्केटिंग में फोकस करोगे. इज इट क्लियर? दिस इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर. आप काम को और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जहाँ की हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल प्लस डिविजनल. कुछ फीचर्स आप फंक्शनल के लेते हो, कुछ फीचर्स आप डिविजनल के लेते हो, ठीक है. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. have dual reporting, इसीलिए यहाँ पे dual reporting होती है. अब आपको किसी काम, एक फंक्शन, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब उस प्रोजेक्ट के काम कर रहे हो तो उसके लिए आप कोई फंक्शन कुछ करने होंगे तो उसे फंक्शनल मैनेजर्स देखेंगे. वहीं पे प्लस आपको काम सही तरीके से डिवाइड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से असाइन की है स्पेसिफिक गुड्स की, तो वो कौन देखेगा? डिविजनल वर्क. तो दो अथॉरिटीज मिलके इसका कॉम्बिनेशन सब ले रहे हो, एक के फीचर्स ले रहे हो, दूसरे के फीचर्स ले रहे हो, तो दोनों का कुछ कुछ पार्ट लिया है. तो इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दोनों को आंसरेबल हो. अब दोनों को आंसरेबल हो इसका मतलब कि एक बंदा दो लोगों के सुपरविजन में है. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ मैट्रिक्स. किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ऑफ
यूनिटी ऑफ कमांड, फिर से गुंजन नहीं दिया। बाकी सब बच्चे कहाँ पर है, सो रहे हो, नींद आ रही है, थक गए हो बहुत ज्यादा दिवाली की सफाई करके, मम्मी ने काम ज्यादा करा लिया घर पे। सोचो क्लास ही ले लेते हैं आज। क्यों? Next is flat structure. Has few hierarchical levels, encouraging direct communication and reducing management layers. फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी हायरार्की लेवल्स कम हो जाते हैं। हायरार्की लेवल की हायरार्की क्या होती है कि कितनी जैसे मान लो ये इसको रिकॉर्ड करेगी, हायरार्की है। अब जितनी बड़ा आपको हायरार्किकल रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ये पार्ट सारे कि आप इसको करोगे, फिर ये इसके पास फाइल, इसके पास फाइल, ये फिर जाके अदर फाइल पहुंचेगी। तो ये आपकी हायरार्की हो गई, ठीक है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इतना सीरियस क्यों हो गए? ठीक है। तो अब फ्लैट स्ट्रक्चर क्या कहता है, फ्लैट स्ट्रक्चर कह रहा है कि हैव अ फ्यू हायरार्किकल लेवल्स, यानी कि सिर्फ मान लो इतना ही हायरार्किकल लेवल, छोटा हायरार्किकल लेवल है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों को आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है। उस केस में फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और आप जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन को करते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 लेवल्स हैं, तो ए, बी और सी, कोई किसी को भी किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर सी को ए से बात करनी, फॉर दैट बी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली जाके ए से बात कर सकता है। अब जैसे एक फैमिली में फादर हो गए, मदर हो गई, आपका ब्रदर या सिस्टर एल्डर हो गए, फिर आप हो गए, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं है, कोई बात मनवानी है तो मैं मम्मी से नहीं बोलूंगी, मैं पापा से डायरेक्ट बोलूंगी, मन है, मालूम है घूमने की बात है, पापा एग्री कर जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जाके सीधे पापा को बोल दिए, पापा कल मैं ना दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। वहीं पे मम्मी से नहीं बात की, मालूम है इस काम बाहर मुझे, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी बात मनवानी है जिसमें आपको मालूम है मम्मी इजली एग्री कर जाएगी, तो आप डायरेक्ट जाके अपनी मदर से बात करते हो, ठीक। आप यहाँ पे पापा है, मम्मी है, फिर आपका ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, सिस्टर कोई है। आपको मालूम है आपके मार्क्स एग्जाम में 1 आउट ऑफ 10 आए हैं, ठीक। अब आप ब्रदर को कन्विंस करोगे कि पापा को बोलना डांटे नहीं मुझे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अच्छा करूंगा। फिर आप की मम्मी को पता चलता है, मम्मी को कन्विंस करते हो कि प्लीज मुझे ना इस बार माफ कर दो, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ना बहुत सारी पढ़ाई अच्छे से करूंगा। तो ये आपका क्या होगा, एक हायरार्की बन गई कि आप इस तरीके से फ्लो पे चार्ट के फॉर्म में जा रहे हो। बट जब फ्लैट स्ट्रक्चर कहता है कि आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, आप पापा से भी बात कर सकते हो, मम्मी से करना है तो मम्मी से कर लो, भाई बहन से करना है तो भाई बहन से कर लो। नाउ दिस इज क्लियर, मैंने बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Next is network structure. Decentralized and highly adaptable, suited for organization relying on external collaborations and partnerships. जब आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा सूट करते हैं जहां पे कोलैबोरेशन का काम होता है ज्यादा, या पार्टनरशिप पे काम कर रहे हो, इन दोज केसेस, नेटवर्क स्ट्रक्चर वर्क्स वेरी गुड, राइट। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या है कि आप 3 पार्टनर हो, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप, और आपको नया चेन बना रहे हो, इस तरीके से पार्टनरशिप चेन बनती आ रही है। इसका अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, याद आ गया एकदम से। ये जैसे लोग KFC, डोमिनोज या पिज्जा हट तो कहाँ ही इतना अच्छा है, मतलब कोई भी इस तरीके की आप चेन उठाते हो, मैगडी हो गया, ये आपने क्या करी थी, इनकी चेन कर ली, तो इस तरीके से क्या है, एक नेटवर्क चेन मार्केट में बन गई। इज इट क्लियर? लापियानो, हाँ। इज इट क्लियर? दिस इज नेटवर्क स्ट्रक्चर। So this topic is clear. Let's move to the next slide.
Span of management. थैंक यू नित्याना पांडे। चलो कोई स्टूडेंट्स तो हैं जो कभी कभी टीचर्स को प्रेज कर देते हैं। थैंक यू सो मच। और किसी को भी लगता है ऐसे? चलो पढ़ाई कर लो, बाद में बात करते हैं। Span of management or span of control refers to a number of subordinates directly supervised by a manager. It affects the number of levels within the hierarchy. Span of management का मतलब है कि एक मैनेजर के अंडर कितने लोग वर्क कर रहे हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, स्पैन ऑफ कंट्रोल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब से ना ऐसे बॉक्स बना बना के पढ़ा दूंगी, ऐसे इजी रहता है ना, नहीं तो समझ नहीं आता मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसका क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर। कि एक मैनेजर के अंडर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके नंबर ऑफ लेवल्स अफेक्ट करते हैं हायरार्की में। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की ज्यादा होगी तो बहुत सारे, मतलब डिपेंड करता है ना कि आप अगर हर किसी के अंडर में 10-10 लोग काम कर रहे हो तो उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स होंगे। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब, जब नैरो मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल, तो फ्यू सबऑर्डिनेट्स पर मैनेजर क्रिएटिंग अ टॉल स्ट्रक्चर विथ मोर हायरार्की लेवल्स। ये ना टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो। ये टॉपिक से 101% क्वेश्चन यू विल गेट इन द एग्जाम। और वहां पे जाके ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में। टू मेक श्योर कि क्लास में इस टॉपिक को क्लियर कर लेना आज ही, वरना समझ में नहीं आएगा बाद में। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर रहा है। ठीक है, उस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेवल ऑफ हायरार्की कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी बड़ी हायरार्की बन रही है। ठीक है। नैरो स्पैन, नैरो मींस स्मॉल, नैरो का मतलब तो सबको पता है, नैरो मतलब स्मॉल। स्मॉल मतलब जब एक मैनेजर कुछ लोगों सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करता है, उससे क्या होता है, एक टॉल स्ट्रक्चर बनता है विथ मोर हायरार्किकल लेवल्स। टॉल का मतलब क्या होता है, ऐसे। ठीक है। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स जहां पे पर मैनेजर मोर सबऑर्डिनेट्स को मैनेज करते हैं, यहां पे बनता है फ्लैट स्ट्रक्चर इस तरीके से। फ्लैट कैसे होता है, देखो ये मैनेजर है, अब इसके अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका हो गया वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? वाइड का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा कौन होंगे, सबऑर्डिनेट्स। नैरो स्पैन यानी कि स्मॉल, तो अब स्मॉल सबऑर्डिनेट मतलब ये मैनेजर है, इसके अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं, 1 2 और 3, ये उसका टॉल स्ट्रक्चर हो। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Optimal span depends on factors like complexity of tasks, the level of employee autonomy and the manager's capacity. ये डिपेंड, अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आप किस तरीके से डिसाइड करते हो, हाउ डू यू डिसाइड? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को आप डिसाइड करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसा है, मतलब किस टाइप ऑफ टास्क पे आप अप्लाई कर रहे हो, डिपेंड्स अपॉन द वर्क, राइट, कि कौन सा काम हो रहा है जहां पे हमें नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, कौन से टास्क के लिए हमें वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट चाहिए। एम्प्लॉय की ऑटोनोमी क्या है, मैनेजर की कैपेसिटी क्या है। अब कोई मैनेजर है
उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने अंडर 10 लोगों को रख सकता है, बट आप उसको सिर्फ 3 अपॉइंट कर रहे हो। तो ये सब डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन सब चीजों की, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल की पूरी, क्योंकि एट लास्ट काम तो आपके ह्यूमन रिसोर्स ही करना है ना, एम्प्लॉयज ही कर रहे हैं, तो उनका प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो अफेक्ट होगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किस वर्क के लिए किस टाइम पे लिए अलॉटेड होना चाहिए, और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कब अपॉइंट होना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब कितने नंबर ऑफ पर्सन्स, ये मैंने कहीं पढ़ा तो था, चलो अभी याद आता है तो मैं बताती हूँ, ठीक है। मैंने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, आई थिंक 1:6 होता है या 1:4, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन सा पॉइंट रिपीट करूं, प्लीज लेट मी नो। मैम प्लीज रिपीट, तो लिख दिया, रिपीट तो मैं कर दूंगी, पर मुझे ये बता दो कि कौन सा रिपीट करना है। स्पैन ऑफ मैनेजर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, उस तरीके से एक्सप्लेन करूं। एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में डिपार्टमेंट्स है, एचआर डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक। मार्क, एक हो गया आपका एमबीए के स्टूडेंट्स का, एक बीकॉम का हो गया, कॉमर्स का, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का हो गया, ठीक, एक आपका हो गया आर्ट्स का, ठीक है। अब ये आपके हो गए नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या हो गए? नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कोई कोई कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ आर्ट्स एंड कॉमर्स होती है, तो ये आर्ट्स कॉमर्स और ये एक, तो ये हो गया आपका नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब आर्ट्स के अंदर 20 स्टाफ्स है, फॉर एग्जाम्पल 20 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 मान लो, ठीक। और इसके अंदर कॉमर्स में भी मान लो 10 है, ये जो 10 है ये आपकी हो गई वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इज इट क्लियर राइट नाउ? अब समझ में आ गया? अब मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर है। ये एग्जाम्पल याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बना ले जाओगे। लास्ट में 15-20 मिनट रह गए, स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट आते होंगे ना घर। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, किसी ने भी पूछा भी था मुझसे कि मैम लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट समझा दो दोबारा, तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। इज इट क्लियर? लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, लाइन रोल, लाइन मैनेजमेंट क्या होती है? हाँ तो 8 बजे तक ही रहेगी, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं बस, इसके बाद भी मेरी नेक्स्ट क्लास है स्टूडेंट्स के साथ। तो लाइन रोल्स देखो, involve direct responsibility for achieving the organization's core objective. Line managers have authority over subordinates within the production or service process. जो लाइन रोल्स हैं, यानी कि जो लाइन मैनेजमेंट का पार्ट है, उनमें जो सबऑर्डिनेट्स आते हैं, जो मैनेजर्स आते हैं, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन
के सबऑर्डिनेट्स की अथॉरिटी उनके पास है, ठीक है, कि हाउ दे आर गाइडिंग देयर सबऑर्डिनेट्स जो एक प्रोडक्शन या सर्विस प्रोसेस में लगे हैं। तो लाइन रूल वो होते हैं जो जिनके ऊपर सबसे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की होती है गोल्स को अचीव करने की। स्टाफ वो होता है, वो पर्सनलाइज स्टाफ होता है, जैसे कि एचआर, लीगल, आईटी सेक्टर। दे डोंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कोर ऑब्जेक्टिव बट असिस्ट लाइन रूल्स इन डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास एक एचआर हेड है जो जिसके पास 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, ठीक है। एक लीगल एडवाइजर आपका है, एक आईटी सेक्टर का एक्सपर्ट है सॉफ्टवेयर का। आपको इसकी टेक्निकल नॉलेज नहीं है इन सब की। आप इनको ये बता सकते हो कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, अब मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। आप कोई बाहर से सॉफ्टवेयर हायर नहीं करना चाहते, आप कुछ अपना स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो, जैसा आप चाहते हो, उसके अंदर जो जो फीचर्स यू वांट आप उस तरीके का चाहते हो कि सॉफ्टवेयर बना लो और उस पर कॉपीराइट ले लो, ठीक है। अब उसके लिए क्या करोगे, आपको लीगली पता होना चाहिए कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर हैं, ठीक है, लीगल है कि नहीं है इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना, कोई क्राइम तो गलती से नहीं हो जाएगा, या इसका अगर कल को हम कॉपीराइट या पेटेंट कुछ ले रहे हैं तो इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, इज इट पॉसिबल और नॉट, किस तरीके से हम करें। तो लीगल एडवाइस देने के लिए आपके पास ये स्टाफ में है, स्टाफ का मतलब है ये लीगल एडवाइजर, ठीक। आईटी सेक्टर का एक्सपर्ट है जो आपको बताएगा कि किस तरीके की क्वालिफिकेशन के लोग और किस तरीके का माइंडसेट के लोग इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए चाहिए। आपको एचआर डिपार्टमेंट बताएगा क्या ये इस तरीके के रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है या आपको हायर करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? रिलेशनशिप को बैलेंस करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब तो लाइन एंड स्टाफ का रोल समझ में आ गया होगा इसलिए। दैट वन स्टूडेंट आई डोंट रिमेम्बर द नेम, सॉरी, क्योंकि एकदम से मैं नाम तो नहीं पढ़ पाती हूँ, सिर्फ मैसेजेस देखती हूँ आपके। आपको क्लियर हो गया? आपने पूछा था। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप रिप्लाई कर रहे हो। इट्स मी मैम, यस क्लियर, गुड। शशि भूषण तिवारी, ओके। लाइन वाले वो होते हैं जो विद इन प्रोडक्शन और सर्विस प्रोसेस में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट लिंक रखते हैं, जिनकी कोर ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, ठीक है। अगर कोई टॉपिक रिमेनिंग रह जाएगा तो परेशान मत होना, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, ठीक है। पर जितना पढ़ेंगे उतना सॉलिड पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटेशन देखो, ये ऑलरेडी मैंने अभी भी पढ़ाया था, थोड़ा लिंक करना उसको, ठीक है, इजी है। डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। आप ऑर्गेनाइजेशन को जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हो उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, तो उसको हम डिपार्टमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर। इज इट क्लियर? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, आप प्रोडक्ट लाइन के बेस में आप जब डिवाइड करते हो, आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, तो आप ना हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना क्या बना दे रहे हो, लाइन, उस लाइन के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। जो सोप में डील कर रहे हैं, जो सोप बार में कर रहे हैं, जो शैम्पू में कर रहे हैं, जो हेयर एसेसरीज पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन। थैंक यू विक्रम, थैंक यू मोहम्मद अनास, थैंक यू सो मच। देखो, हमें तो एक्चुअल क्रेडिट ना यहीं से मिलता है जब स्टूडेंट्स कह देते हैं, मतलब
मॉनेटरी तो कोई मतलब नहीं रखता एक जेन्युइन टीचर के लिए, उसके लिए स्टूडेंट्स का फीडबैक इज मच इम्पॉर्टेंट कि, और फीडबैक अगर वो मतलब थोड़ा सा आपकी मेहनत को अगर दे रिकॉग्नाइज, तो उनको लगता है कि सक्सेसफुल टीचर बन रहे हैं वो धीरे धीरे, है ना। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन की ज्योग्राफी के हिसाब से, यानी कि लोकेशन बेस, जोग्राफिकल मतलब लोकेशन बेस, तो आप एरिया के हिसाब से बनाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पंजाबी सूट सेल करना चाह रहे हो या फुलकारी, तो आप मोस्टली प्रेफर करोगे कि पंजाब की मार्केट में, कि वहां पे इसकी ज्यादा मार्केटिंग अच्छी हो, तभी वहां पर मिलती है। जयपुरिया सूट्स आपको जयपुर में मिलेंगे, आपको फुलकारी सूट्स आपको ज्यादातर पंजाब में, लोकेशन सेट है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दैट इज जोग्राफिकल लोकेशंस। कस्टमर डिपार्टमेंट्स, अब कस्टमर डिपार्टमेंटेशन ये बहुत से स्टूडेंट ने पहली बार सुना होगा। ऑर्गेनाइज अराउंड डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, allowing tailored approaches for distinct customer groups। अब रॉयल रॉयस की गाड़ी है, रोल्स रॉय की, अब क्या है, कस्टमर डिपार्टमेंटेशन नहीं है ये, क्या इसको आप मैं हम सब खरीद सकते हैं? कैन बी परचेज? रॉयल्स रॉय की जो गाड़ी है, क्या आप मैं कोई भी खरीद सकते हैं? एनीवन कैन बाय दैट कार? कांट, नेवर। आपको मालूम है वो ऑक्शन में भी रखते हैं, पता है, मतलब ऑक्शन कह रही हूँ, सॉरी, वो मार्केटिंग के लिए जब, तो वो किसी कार के साथ नहीं रखते हैं, वो कंपेयर कराते हैं एरोप्लेन के साथ। जब एरोप्लेन की फेयर लगती है ना, वहां पे रखी जाती है गाड़ी, मतलब कंपैरिजन ही उसका उस गाड़ी से है, मतलब एरोप्लेन से है। तो ये क्या है, कस्टमर डिपार्टमेंटेशन, कि आप कस्टमर के हिसाब से लेकर आ रहे हो। एक एग्जांपल और देती हूँ आपको मैं, कहोगे मैम कहाँ इसका एग्जांपल और कहाँ आपने इस गाड़ी का एग्जांपल दे दिया। नैनो, नाम सुना है नैनो का? अरे बाकी किस स्टूडेंट ने, मैंने समझ गया था नैनो लिखने वाली हूँ मैं, टाटा नैनो, टाटा नैनो, समझ गए। ये कस्टमर डिपार्टमेंटेशन है कि एक सवा डेढ़ सवा लाख की गाड़ी भी कोई खरीद सकता है आज के टाइम पे। दिस इज व्हाट कस्टमर डिपार्टमेंटेशन। दिस इज क्लियर? The slide is topic is clear to everyone. Can we move to the next one? Okay. Delegation. Delegation involves transferring authority and responsibility from a manager to subordinate while retaining accountability. देखो तीन चीज होती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड दिस इज योर होमवर्क। आप इन तीनों का डिफरेंस पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी स्लाइड इंक्लूड की हुई है नेक्स्ट टॉप आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए, बट ये मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ आप सबको। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स मेरी बात मानते हैं और थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, सिर्फ इनके बीच में रेफरेंस। अभी मैं आपको बेसिक हिंट दूंगी और इनका डिफरेंस आप घर से पढ़ोगे, ठीक है, और उसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इन तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मीनिंग समझा दे रही हूँ। इज दिस ओके टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इतना छोटा सा टास्क 1 वीक सफिशिएंट है, आते जाते रास्ते में ही पढ़ लोगे, है ना। ट्रैवलिंग आवर्स को भी यूटिलाइज कर लोगे अच्छे से। रील्स मत देखना, थोड़ा सा ये टॉपिक देख लेना। डिफरेंस बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी is your homework, a small task that I'm giving you. Is it okay to everyone? तो जो सीरियस हो थोड़ा बहुत वो पढ़ लेना, बाकी तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, स्पेशली ये तीन टॉपिक, ठीक है। हेलो मैडम। आपको जो भी बात करनी है प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैडम तो मैं सुना। 131 स्टूडेंट्स की आवाज नहीं सुन सकती, आई एम सॉरी, आई कांट हियर यू। आप चैट बॉक्स पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई आंसर यू देयर।
डेलीगेशन, डेलीगेशन मीन्स जब एक मैनेजर क्या करता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल एचओडी ने आपको एक टास्क दिया कुछ, ठीक है, अब आपने उस टास्क का कुछ पोर्शन अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया, ठीक है, और उसको ये भी बोल दिया कि आप इस काम को कर लो पर रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। कल को एचओडी पूछेगा कि मैडम आपने ये काम कंप्लीट कर लिया, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, ये मैनेजर, ये जो आपका एचओडी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। वो कल को हायर अथॉरिटी को ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो ये टास्क अपनी टीम मेंबर को दिया था तो उसने परफॉर्म नहीं किया, नो, वो अपने वर्कलोड को डिवाइड कर देगा अपने स्टाफ टीचर्स में, बट जो आंसरेबिलिटी उसके सीनियर्स के पास उसकी होगी, डायरेक्टर के पास, वो खुद एचओडी की होगी। दैट इज डेलीगेशन। वो टीचर सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एचओडी को आंसर करने के लिए, बट हायर अथॉरिटी यानी कि डायरेक्टर को जो आंसर देने वाला होगा वो एचओडी ही होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। It is essential for efficient managers, allowing managers to focus on higher priority tasks and empowering employees. इससे देखो दो फायदे हैं। एक तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे अंडर हो, ठीक है, और मैंने किसी एक स्टूडेंट को एक टास्क दे दिया, इससे आपकी नॉलेज, अगर कोई समझदार, कोई वर्कहोलिक पर्सन होगा, ठीक है, जिसको नॉलेज इनहांस करनी है, वो एक्सेप्ट कर लेगा और इजिली अपना बेस्ट उस टास्क को परफॉर्म करेगा। इससे आप कुछ नया सीखोगे, और एज अ मैनेजर जो मुझे प्रेशर है काम का, जो मेरे पास और भी टास्क है, उसमें से मैंने छोटे टास्क आपको दे दिए और जो मेरे ज्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क है उसको मैंने कर लिए। इसी को तो टीम स्पिरिट और टीम बोलते हैं। टीम का मतलब ही क्या होता है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे के टास्क को कंप्लीट करने की काम करें। दिस इज ओनली ना, टीम तो ऐसी बनती है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डेलीगेशन का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 100% क्वेश्चंस आएंगे ही आएगा डेलीगेशन के प्रोसेस। सबसे पहले आप असाइन करोगे टास्क, मैनेजर आइडेंटिफाई करेगा उस टास्क को और असाइन कर देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक। ग्रांटिंग अथॉरिटी, मैनेजर उनको थोड़ी अथॉरिटी दे देगा कि आप इसके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डिसीजन ले लेना, देख लेना थोड़ा अपने हिसाब से ऊपर नीचे, छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास मत आना, जिसे हम बोलते हैं। दैट इज व्हाट अथॉरिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ जो अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। सबऑर्डिनेट इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर आउटकम्स। अगर मैंने मान लो लेट्स अज्यूम, देखो क्लास 2-3 मिनट्स एक्सटेंड होगी, ठीक है, वेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज होनी है, ठीक है, बीइंग एन एचओडी मुझे एक टास्क दिया गया है कि मैम आप डांस को भी देखोगे, आप डेकोरेशन का पार्ट देखोगे और आप एंकरिंग का पार्ट देखोगे, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि मेरे टीम में जितने टीचर्स वर्क कर रहे हैं उसमें से एक टीचर ए है जो एक्सपर्ट है डांस के में, मतलब ये मेरी पूरी कॉन्फिडेंस लेवल है, तो मैं उस टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हूँ कि मुझे इस टाइप की डांस परफॉर्मेंस चाहिए और मुझे इतने दिन में रेडी चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस कराने तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो कल को जब रिहर्सल के टाइम, मतलब जब आप फाइनल दिवाली सेलिब्रेशन से 2 दिन पहले मैंने उनको टाइम दे दिया फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस दिन सबकी परफॉर्मेंस देखूंगी, उस दिन कुछ भी मिस्टेक या कुछ भी मुझे लगी उसके लिए वो टीचर रिस्पॉन्सिबल मुझे होगी। पर अगर मुझे डायरेक्टर ने पूछा कि क्या चल रही प्रोग्रेस, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल।
तो जब मैं डेलीगेशन कर रही हूँ तो अकाउंटेबिलिटी उसी सबऑर्डिनेट टीचर की आ जाएगी कि वो उस आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बेनिफिट क्या होता है डेलीगेशन का कि टाइम मैनेज हो गया, मैंने उस टाइम पे डेकोरेशन पे काम कर लिया और एंकरिंग के पोर्शन पे काम कर लिया, एक टीम स्किल बिल्ड कर ली और प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस कर लिया और लास्ट में एक टीम जीत जाती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Delegation is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. होमवर्क जो मैंने दिया है वो क्लियर है सबको? जी मैम। Yes, ma'am. किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। Yes, मुझे ma'am. नेक्स्ट क्लास भी Clear है। है. Yes, क्लियर है ना Clear. सबको? Clear. अगर कोई डाउट है तो इसको नोट कर लो, डाउट क्लियरिंग सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। अभी भी स्टूडेंट No, ज्वाइन ma'am. कर रहे It's हैं। clear, Wow. ma'am. Ma'am. ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो No, ma'am. थैंक No, यू ma'am, सो it's clear. मच स्टूडेंट्स Ma'am, फॉर ज्वाइनिंग one टुडेज question. क्लास। मैम वन क्वेश्चन। बोलो। मैम आज मेरा फर्स्ट डे मैम, बट मेरे को डैशबोर्ड पे रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं दिख रहे हैं। बेटा उसके लिए आपको मैनेज मतलब मैं उसके लिए मैं आपके मैसेज पहुंचा दूंगी टीम के पास, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. हाँ, मैं मैसेज पहुंचा सकती हूँ, वो मैं कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मैम लास्ट वन के हैप्पी क्लास दिवाली कितना टू बजे एवरीवन। ठीक है, मतलब कितना हैप्पी बजे दिवाली टू स्टार्ट होता एवरीवन। है मैडम you. के No, ऑन द ma'am. वे रहते हैं ना हम ऑफिस से अनम्यूट आते हैं योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक आफ्टर Happy Diwali, हॉलीडेज। ma'am. थैंक यू Happy सो मच। Diwali. Happy Diwali, ma'am.